सोचिए एक भारतीय एआई जो गूगल और ओपन एआई के सबसे एडवांस्ड मॉडल्स को सीधी टक्कर दे रहा है। एक ऐसा एआई जो सरकारी दफ्तरों के मैले कुचैले फॉर्म्स और डॉक्टरों के हाथ की लिखी पर्चियों को दुनिया के किसी भी एआई से बेहतर समझ सकता है। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हिंदी या तमिल में एआई इस्तेमाल करने का खर्च 8 गुना तक कम कर दे। एक स्टार्टअप जिसे लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में सिलिकॉन वैली ने शर्मनाक कह दिया था। और आज वही स्टार्टअप भारत की डिजिटल आजादी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि भारत के टेक्नोलॉजी का एक उपभोक्ता से निर्माता बनने की है। द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसमें तकनीक है, हिम्मत है, जबरदस्त ड्रामा है और राष्ट्रीय गौरव भी है। ये कहानी है सर्वम एआई की। बिल्कुल। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो सफल कैसे हुए, बड़ा सवाल ये है कि कैसे एक भारतीय स्टार्टअप ने, जिसे शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया था, आज एआई की दुनिया के नियम ही बदल दिए हैं। यही सबसे दिलचस्प बात है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक और यूनिकॉर्न बनने की कहानी नहीं है। ये कहानी इस सोच को चुनौती देती है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका या चीन की बड़ी-बड़ी लैब्स में ही बन सकती है। हाँ। सर्वेशम एआई की कहानी दिखाती है कि कैसे भारत एक टेक्नोलॉजी यूजर से एक मौलिक इंटेलिजेंस बनाने वाला देश बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी कहानी के दिल में उसके किरदार होते हैं। सर्वम एआई के पीछे दो बहुत अलग दुनियाओं से आए लोग हैं, डॉक्टर विवेक राघवन और डॉक्टर प्रत्यूष कुमार। हाँ। पहले डॉक्टर राघवन की बात करते हैं। आईआईटी दिल्ली, कार्नेगी मिलन से पीएचडी। उनका करियर तो सिलिकॉन वैली से शुरू हुआ। हाँ, और वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे। उन्होंने 2 हार्डवेयर कंपनियां बनाई और उन्हें सिनॉप्सिस जैसी दिग्गज कंपनी को बेचा भी। वो फुल स्टैक की सोच में यकीन रखते हैं। फुल स्टैक मतलब वो यूआईडीएआई यानी आधार प्रोजेक्ट के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, प्राइवेट सेक्टर से सीधा पब्लिक सेक्टर में। और यही उनकी खासियत है। उनका फोकस पैसा कमाने से ज्यादा देश के लिए कुछ बनाने पर था। सोचिए 1.3 अरब लोगों को एक डिजिटल पहचान देना। उस स्केल की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बिल्कुल। आधार बनाते हुए उन्होंने सीखा कि भारत के स्केल पर टेक्नोलॉजी कैसे बनाई और लागू की जाती है। और यही उन्हें अगली बड़ी समस्या दिखी, है ना? भाषा की दीवार। एकदम सही। उन्हें एहसास हुआ कि जैसे यूपीआई ने पैसों के लेन देन की बाधा को तोड़ा, वैसे ही एआई एक नया डिजिटल बंटवारा खड़ा कर सकता है। एक तरफ वो मुट्ठी भर लोग जो अंग्रेजी जानते हैं और दूसरी तरफ बाकी का पूरा भारत। बिल्कुल। और इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें एक साथी की जरूरत थी जो एआई की आत्मा को समझता हो। और वो साथी थे डॉक्टर प्रत्यूष कुमार। इनकी प्रोफाइल तो एकदम अलग है। आईआईटी बॉम्बे, ईटीएच ज्यूरिक, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, ये तो पक्के रिसर्चर लगते हैं। सही कहा। डॉक्टर कुमार का जुनून था ऐसे एआई सिस्टम बनाना जो कम संसाधनों में भी बेहतरीन काम कर सकें। आईआईटी मद्रास में उन्होंने एआई फॉर भारत की सह स्थापना की। एआई फॉर भारत। उन्होंने तो भारतीय भाषाओं के लिए बहुत काम किया है। हाँ, उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स डेटासेट बनाने का ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया। उनका मानना था कि भारत अपनी भाषा की समस्याओं के लिए पश्चिमी कंपनियों का इंतजार नहीं कर सकता। हमें इंटेलिजेंस बनाने के औजार खुद बनाने होंगे। तो एक तरफ डॉक्टर राघवन है जो स्केल के मास्टर हैं। हाँ। और दूसरी तरफ डॉक्टर कुमार जो एआई की मौलिक रिसर्च में माहिर है। ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यही सर्वम की सीक्रेट सॉस है। स्केल को समझने वाला एक आर्किटेक्ट और मौलिक रिसर्च को आगे बढ़ाने वाला एक वैज्ञानिक। ये सिर्फ 2 लोगों का मिलना नहीं था, ये 2 विचारधाराओं का संगम था। ठीक है, तो जुलाई 2023 में सर्वम एआई की स्थापना हुई। उस समय पूरी दुनिया GPT-4 की दीवानी थी। बिल्कुल। इन्हें लाइट स्पीड, पीक एक्सवी और खोसला वेंचर्स जैसे बड़े नामों से $41 मिलियन की फंडिंग भी मिली, जो किसी भी भारतीय एआई स्टार्टअप के लिए एक रिकॉर्ड था। सब कुछ शानदार लग रहा था, लेकिन फिर बवाल शुरू हो गया। और बवाल बहुत जल्दी शुरू हुआ। उन्होंने अपना पहला मॉडल लॉन्च किया, सर्वम एम। ये फ्रांसीसी मॉडल मिस्ट्रल स्मॉल पर आधारित था और बस आलोचकों ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप ये था कि सर्वम ने अपना खुद का मॉडल बनाने की मेहनत करने के बजाय एक आसान रास्ता चुना है, एक शॉर्टकट लिया है। बात इतनी बढ़ गई कि मेंडलो वेंचर्स के एक निवेशक डी दास ने इसे पब्लिकली शर्मनाक कह दिया। हाँ, शर्मनाक। ये किसी भी नए स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा।
कल्पना कीजिए आप महीनों की मेहनत के बाद अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और सिलिकॉन वैली का कोई बड़ा निवेशक उसे सरेआम शर्मनाक कह दे। उन्होंने ह्यूगिंग फेस, जो कि आई मॉडल्स का एक प्लेटफॉर्म है, वहां के डाउनलोड्स के आंकड़े दिखाकर कहा कि देखो, दक्षिण कोरिया की छोटी छोटी टीमें भी इनसे बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ डाउनलोड्स की लड़ाई नहीं थी, है ना? ये एक वैचारिक लड़ाई थी। बिल्कुल। लोगों का कहना था कि जब GPT-4 और जेमिनी जैसे बड़े मॉडल पहले से ही कई भाषाएं सीख रहे हैं, तो सिर्फ भारतीय भाषाओं के लिए अलग से मॉडल बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, ये भी तर्क था कि भारतीय स्टार्टअप्स को एप्लीकेशन बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बैंकों के लिए चैटबॉट बनाना। फाउंडेशनल मॉडल बनाना तो बहुत महंगा काम है। सही कहा। इसे एक तरह का राष्ट्रवादी खेल बताया गया, जिसमें तकनीकी गहराई कम और दिखावा ज्यादा था। ठीक है, तो उन पर शॉर्टकट लेने का आरोप लगा। एक निवेशक ने तो शर्मनाक तक कह दिया। ऐसी स्थिति में सर्वम ने क्या किया? उन्होंने पलटकर जवाब दिया, लेकिन डेटा और तर्क के साथ। उन्होंने कहा कि आप लोग गलत मैट्रिक देख रहे हैं। हगिंग फेस मैट्रिक उन डेवलपर्स के लिए है जो सिलिकॉन वैली के इकोसिस्टम में काम करते हैं। हमारा लक्ष्य वो नहीं है, हमारा लक्ष्य भारत है। भारत? हाँ, वो करोड़ों लोग जो अंग्रेजी नहीं बोलते और जिन्हें पश्चिमी डेवलपर्स की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने अपनी रणनीति को कैसे सही ठहराया? क्या तर्क दिए उन्होंने? उन्होंने 3 बहुत मजबूत तर्क दिए जिन्होंने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। पहला, आर्थिक अक्षमता। आर्थिक अक्षमता? हाँ, उन्होंने बताया कि विदेशी मॉडल टोकन के हिसाब से पैसे लेते हैं। टोकन मतलब टेक्स्ट का सबसे छोटा टुकड़ा। चूंकि ये मॉडल अंग्रेजी के लिए बने हैं, तो हिंदी या तमिल के एक शब्द को समझने में वो 4 से 8 गुना ज्यादा टोकन इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। ये टोकन क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी टेक्स्ट मैसेज के लिए भुगतान कर रहे हों। विदेशी मॉडल हिंदी के एक शब्द के लिए आपसे 5 कैरेक्टर के पैसे ले रहे थे, जबकि असल में वो एक ही शब्द था। अच्छा, तो ये तो बहुत महंगा हुआ। बहुत महंगा। सर्वम ने कहा कि हम इस लागत को घटाकर लगभग 1.5 कैरेक्टर तक ला देंगे। ये बहुत बड़ी बचत थी, जिसने एआई को भारतीय बिजनेस के लिए किफायती बना दिया। वाह, ये तो गेम चेंजर है। और दूसरा तर्क क्या था? दूसरा था सांस्कृतिक विलंबता। मतलब पश्चिमी डेटा पर बने मॉडल्स में भारतीय संदर्भ की समझ ही नहीं थी। जैसे भारत का कानूनी सिस्टम, खेती किसानी की बारीकियों या सरकारी कामकाज के तरीकों को वो नहीं समझ सकते थे। उनमें प्रासंगिक तर्क की कमी थी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, डेटा निर्भरता। उन्होंने कहा कि अगर हम विदेशी एपीआई का इस्तेमाल करते रहेंगे तो भारत का सारा जरूरी डेटा, लोगों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड से लेकर बायोमेट्रिक जानकारी तक, देश से बाहर जाता रहेगा, जो कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बिजनेस की नहीं, देश की संप्रभुता की लड़ाई थी। तो यही से उन्होंने फाइन ट्यूनिंग छोड़कर अपना खुद का जमीन से बनाया हुआ फाउंडेशनल मॉडल बनाने का फैसला किया, और यहीं से सर्वम वन का जन्म हुआ। एकदम। और सर्वम वन की सबसे बड़ी तकनीकी जीत थी उसका कस्टम टोकनाइजर। जैसा हमने बात की, टोकनाइजर टेक्स्ट को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जीपीटी या लामा जैसे मॉडल लैटिन अक्षरों के लिए बने हैं, वो देवनागरी या तमिल लिपि को ठीक से नहीं समझ पाते। तो सर्वम ने भारतीय लिपियों के लिए अपना टोकनाइजर बनाया। हाँ, और इसके नतीजे हैरान करने वाले थे। क्या थे आंकड़े? हिंदी के लिए जहां विदेशी मॉडल हर शब्द के लिए 4 से 5 टोकन लेते थे, सर्वम वन ने उसे घटाकर सिर्फ 1.4 से 1.6 कर दिया। 3.5 गुना की सीधी बचत। हाँ, तमिल, तेलुगु, बंगाली, लगभग हर भारतीय भाषा में ये बचत 4 गुना के आसपास थी। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, ये एक आर्थिक क्रांति थी। इसका मतलब था कि सर्वम का एआई गूगल या ओपन एआई के मुकाबले उसी खर्च में 4 से 8 गुना ज्यादा काम कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए अच्छा डेटा भी तो चाहिए। कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। सर्वम ने अच्छा डेटा कहाँ से लाया? ये उनका दूसरा मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने वेब से अंधाधुंध डेटा उठाने के बजाय सर्वम 2T नाम का अपना खुद का डेटा सेट बनाया। 2T का मतलब है 2 ट्रिलियन टोकन। 2 ट्रिलियन टोकन। हाँ, ये एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया भारतीय डेटा का खजाना था। तो इसमें ऐसा क्या खास था जो गूगल के पास नहीं है? इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी आम वेब डेटा से 8 गुना ज्यादा थी। प्रोग्रामिंग से जुड़ा डेटा 6 गुना ज्यादा था, ताकि मॉडल की तर्क करने की क्षमता बढ़े। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, डेटा को 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं में बराबर बांटा गया था, ताकि कोई एक भाषा जैसे हिंदी बाकियों पर हावी ना हो जाए। उन्होंने क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखा। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बना ली, अपना डेटा तैयार कर लिया,
लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब आप अपना प्रोडक्ट दुनिया के सामने रखते हैं। बिल्कुल। और 2026 की शुरुआत में सर्वम ने एक नहीं बल्कि 2 धमाके किए। हाँ, और वो भी सिर्फ 14 दिनों के अंदर। पहला था सर्वम विजन। सर्वम विजन ये एक 3 बिलियन पैरामीटर वाला विजन लैंग्वेज मॉडल है, जहां GPT-4 या जेमिनी को सब कुछ जानने के लिए बनाया गया है। सर्वम विजन एक स्पेशलिस्ट है। उसका सिर्फ एक काम है, भारतीय दस्तावेजों को समझना। भारतीय दस्तावेज मतलब गंदी हैंडराइटिंग, धुंधले सरकारी फॉर्म और अलग-अलग भाषाओं में बने मुश्किल टेबल्स। एग्जैक्टली वो सारी सिरदर्दी जिसे बड़ी कंपनियां एक छोटा मुद्दा मानकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन जो भारत के पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। सर्वम ने इसी समस्या पर हमला बोला। और नतीजे, क्या वो सच में बड़े खिलाड़ियों को हरा पाए? उन्होंने हराया नहीं, धूल चटा दी। OLMCR बेंच नाम के एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क पर सर्वम विजन की सटीकता 84.3% थी। 84? 84.3%। और गूगल की? गूगल जेमिनी 3 प्रो की थी 80.2%। और ओपनएआई? वो तो और भी पीछे, सिर्फ 69.80%। मतलब एक भारतीय स्टार्टअप ने डॉक्यूमेंट समझने में गूगल और ओपनएआई दोनों को पीछे छोड़ दिया। ये तो अविश्वसनीय। हाँ, और विशेषज्ञों ने कहा कि यह संकीर्ण विशेषज्ञता का नतीजा था। उन्होंने एक ऐसी समस्या हल की जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। कमाल है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या था? बुलबुल V3? बुलबुल V3 एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, यानी टेक्स्ट को आवाज में बदलने वाला AI। इसने भारतीय भाषाओं में AI की आवाज की क्वालिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? 20,000 से ज्यादा लोगों पर एक ब्लाइंड स्टडी की गई। ब्लाइंड स्टडी? हाँ, जिसमें लोगों को नहीं पता था कि वो किसकी आवाज सुन रहे हैं। नतीजा ये था कि 11 भारतीय भाषाओं में बुलबुल V3 ने 11 लैब्स जैसे ग्लोबल लीडर को स्वाभाविकता और उच्चारण में पीछे छोड़ दिया। और मैंने सुना है कि इसकी कोड मिक्सिंग की क्षमता कमाल की है। बिल्कुल, मतलब एक ही वाक्य में हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बोलना, जैसा हम और आप अभी कर रहे हैं। भाई, मीटिंग कैंसिल कर दे। बुलबुल इसे इतनी नेचुरली बोलता है कि पता ही नहीं चलता कि ये एक AI है। तो ये सब तकनीकी सफलताएं एक बड़े आइडिया की तरफ इशारा कर रही थीं। हाँ, ये सब एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव के साथ हो रहा था। संप्रभु AI का विचार। संप्रभु AI यानी किसी देश का अपना इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो उसी देश में बने, उसी के कंट्रोल में रहे। और भारत सरकार ने इस मौके को पहचाना? बिल्कुल। अप्रैल 2025 में इंडिया AI मिशन के तहत सरकार ने सर्वम AI को देश का सॉवरन फाउंडेशनल मॉडल बनाने के लिए चुना। ये एक ऐतिहासिक पल था। वो स्टार्टअप जिसे कुछ महीने पहले शर्मनाक कहा जा रहा था, अब वो राष्ट्रीय चैंपियन बन चुका था। इस सरकारी साथ से उन्हें क्या मिला? कंप्यूटिंग पावर? वही जो किसी भी AI कंपनी का सबसे बड़ा सपना होता है। उन्हें 6 महीने के लिए 4000 NVIDIA H100 GPUs इस्तेमाल करने की इजाजत मिली। 4000 H100 GPUs? ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। साथ ही योटा क्लाउड और सरकारी डेटा सेंटर्स का सपोर्ट मिला। और सबसे बड़ा, उन्हें भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में सोचने और तर्क करने वाला 70 बिलियन पैरामीटर का मॉडल बनाने का मिशन मिला। और ये कहानी यही नहीं रुकी। जनवरी 2026 में तमिलनाडु सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। हाँ, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क बनाने के लिए सर्वम AI के साथ 10,000 करोड़ रुपए का समझौता किया। 10,000 करोड़? हाँ, इस पार्क को डिजिटल संगम कहा जा रहा है। एक ऐसी जगह जहां डेटा, कंप्यूटिंग पावर और रिसर्च सब एक सुरक्षित भारतीय सीमा के अंदर होगा। ठीक है, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बड़े बड़े आंकड़े, सरकारी प्रोजेक्ट्स। लेकिन चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। इन सब का आम नागरिक की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? अब इसका असर जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के ग्रामीण किसान अब अपने फोन से अपनी मराठी बोली में पूछ सकते हैं कि मेरे खेत में कपास के लिए कौन सी खाद इस्तेमाल करूं, और उसे तुरंत अपनी जमीन के मिट्टी के हिसाब से सही जवाब मिलते हैं। उसे अब किसी बाबू या एजेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बिल्कुल। और वित्तीय सेवाओं में भी बदलाव आ रहा है। आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए AI वॉइस बॉट लगाए जा रहे हैं। अब बिहार का कोई मजदूर जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी सिर्फ बोलकर अपना पता बदलवा सकता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी भाषा और शिक्षा की दीवारों को तोड़ रही है। ये ज्ञान पर अंग्रेजी के एकाधिकार को खत्म कर रही है। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। अब उड़िया या मलयालम जैसी भाषाओं में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली पर्सनल ट्यूटरिंग मिल रही है।
तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सर्वम की इस यात्रा को भारत का डीप सीक मूवमेंट कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? जैसे चीन के एआई मॉडल डीप सीक ने यह साबित किया कि एआई में आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ बेतहाशा पैसा खर्च करना नहीं है, वैसे ही सर्वम ने दिखाया है कि संप्रभु इंटेलिजेंस भाषा पर फोकस करके और अपनी जरूरतों को समझकर बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि एआई के इस युग में असली ताकत सिर्फ कंप्यूटिंग पावर में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने स्केल के साथ जोड़ने की क्षमता में है। उन्होंने कुछ लोगों के लिए एआई की सोच को छोड़कर सबके लिए एआई बनाने को प्राथमिकता दी। सर्वम एआई की कहानी वाकई लाजवाब है। ये दिखाती है कि कैसे एक फोकस्ड सोच और अपनी जड़ों की गहरी समझ से दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गजों को भी चुनौती दी जा सकती है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। जैसे जैसे दुनिया के अलग-अलग देश अपने खुद के संप्रभु एआई बना रहे हैं, तो क्या एक ग्लोबल सार्वभौमिक बुद्धि का विचार खत्म हो जाएगा? क्या एआई का भविष्य अलग-अलग अपनी-अपनी संस्कृति में रची बसी बुद्धिमत्ताओं का एक महासंघ होगा, या फिर अंत में कोई एक मॉडल ही पूरी दुनिया पर राज करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक हमसे जवाब मांगेगा। आज की इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ लौटेंगे।